बच्चों, चलिए प्रारंभ करें। तो पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उस पर काम कर लेते हैं, उसके बेसिक्स समझ लेते हैं, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन इसको देखेंगे उनके लिए भी थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर को उठाते हैं, उसके सारे बेसिक्स डिस्कस करते हैं, इतने कि जिसमें कि नीट 100% कवर हो जाए, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो भी स्टैंडर्ड सवाल होते हैं वो सारे डिस्कस कर देते हैं। मतलब इसको करने के बाद आपको चैप्टर में और भी कुछ अलग से देखने की ज़रूरत नहीं रह जाती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, या कहें चैप्टर का पार्ट है आपके रिजिड बॉडी मोशन का। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? देखो, सेंटर ऑफ मास को बहुत तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल वेज है, ठीक है ना। सबसे सिंपल तुम लोग ये बोलते हो कि किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम उसके टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकें, है ना। किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम उसके टोटल मास को कंसंट्रेटेड मान सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा फील कम होता है, क्या मतलब मान सकें, तो उसके लिए थोड़ा एक और तरीका है जिससे कि हम ज़्यादा फील करते हैं उसको। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, जहाँ पर अगर हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, तो वहाँ तो उस बॉडी में सिर्फ क्या पैदा होगा? लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये एक रॉड है जो किसी प्लेन पे पड़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक रॉड है, किसी प्लेन पे पड़ी हुई है, और यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ये जो बॉडी होगी इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा और इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन यही फोर्स अगर आप सेंटर ऑफ मास पे ना लगा के किसी और जगह पे लगा दोगे, तो इसमें लीनियर के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे पॉइंट को जहाँ पर हम फोर्स लगाएं और बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा हो? लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकल तरीका है किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ मास को खोजने का। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, इतना काफ़ी, और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन इतना काफ़ी होगा आपके सेंटर ऑफ मास के आइडिया को डेवलप करने के लिए। अब हम लोग सबसे सिंपल सिस्टम को उठाएंगे और सेंटर ऑफ मास को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे सिंपल सिस्टम क्या हो सकता है? टू पार्टिकल सिस्टम, कि हमारे को एक टू पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है और हम क्या निकालने जा रहे हैं? उसका सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें। देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने दो पार्टिकल्स लिए जिनका मास m1 और m2 है, और उनको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। इसके अतिरिक्त ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है, और जो m2 है उसके उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। अब इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में कहीं हो सकता है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने RCM लिया हुआ है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए हैं XCM, YCM, ZCM। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें, किसका? सेंटर ऑफ मास का, तो पोजीशन वेक्टर किसका लिखा जाता है? किसी पॉइंट का लिखा जाता है, ठीक है ना। और हम किसका पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं? सेंटर ऑफ मास का। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है? सिर्फ एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसका पोजीशन वेक्टर बताते हैं बच्चों, और या फिर हम उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। बस खत्म, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत बढ़िया। देखिए, तो इस आधार पे अगर हम लिखें यहाँ पर, तो जो RCM है इट शुड बी m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन
m1 प्लस m2। अब अगर हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को x1 y1 z1 के फॉर्म में लिखें, लिखना आता है ना, मैं लिख के दिखा दूँ क्या आपको? जैसे कि हम r1 लिख सकते हैं x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। ऐसे ही हम r2 लिख सकते हैं x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। इस तरीके से हम लोग r1 r2 ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब अगर हम ये वैल्यूज़ इसमें रखें और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो एक्सियम हो जाएगा वो आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही वाईसीएम हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही जेडसीएम हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये कोऑर्डिनेट निकालने का भी तरीका आ गया और डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकालने का भी तरीका आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग अगले पॉइंट पे चलें यहाँ पर बच्चों, तो फॉर n पार्टिकल सिस्टम, अगर हम लोग बच्चों n पार्टिकल सिस्टम की बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो उसमें कुछ विशेष नहीं है, सीधे सीधे हम लोग RCM लिखते हैं। क्या लिखते हैं RCM? m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट डॉट mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। अब Rn का मतलब इसमें 2 पार्टिकल सिस्टम हो, 3 हो, 4 हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों से 4 पार्टिकल सिस्टम ही पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एक्सियम निकालना है तो उसी आधार पे हम लोग लिखते चले जाएंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट डॉट mn xn अपॉन m1 प्लस m2 n। ठीक है, ऐसे ही हम लोग वाईसीएम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn अपॉन, और ऐसे ही हम लोग जेडसीएम भी लिख सकते हैं, दैट इज m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। अब इसी में 2 पार्टिकल सिस्टम को स्टडी करने का एक और तरीका भी आता है। 2 पार्टिकल सिस्टम को स्टडी करने का, जैसे मान लीजिए कि 2 पार्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्विक यूज़ है इसका। एक मास m1 है, एक पार्टिकल का मास m2 है और इनके बीच का सेपरेशन r है, और मान लो थोड़ी देर के लिए कि इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है, और ये जो सेंटर ऑफ मास है ये m1 से कितनी दूरी पे है? r1 दूरी पे है, और m2 से कितनी दूरी पे है? r2 दूरी पे है। ठीक है बच्चों, अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है? r1 और r2 निकालना है, तो बहुत आसान है। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, r1 जैसे निकालना है तो अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? इधर का मास लेंगे डिवाइडेड बाई सम ऑफ मास लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? टोटल सेपरेशन बिटवीन देम, खत्म। ठीक है ना, इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो मास भारी होगा, अगर जैसे m2 भारी है तो ऐसी स्थिति में r1 की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 से ज़्यादा दूर होगा, मतलब m2 के ज़्यादा करीब होगा। मतलब अगर 2 पार्टिकल हैं और दोनों के मास में किसी का एक मास ज़्यादा है, दूसरे का मास क्या है बच्चों? कम है, तो जो जिसका मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके ज़्यादा करीब होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग लिखें तो r2 कितना हो जाएगा? m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और अगर हम इन्हें कंबाइन करके लिखें तो m1 r1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? m2 r2 हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 3 के तीनों, ये 3 के तीनों आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है ना, बाकी जहाँ तक मैंने अभी सब लिखा है सब फार्मूला ही फार्मूला है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो ये तो इतनी आसान है कि देखते ही याद हो जाती है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, तो आप लोग बहुत जल्दी से इसको क्या करेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
स्क्रीनशॉट लाए नहीं, फोन नहीं लिखना है? अच्छा चलो भाई लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस पे जितना भी सीखा थोड़ा सा उस पर एक सवाल कर लेते हैं एक दो फटाफट। जैसे इस पे सामान्यतः जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं, जैसे कि एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, एक पार्टिकल कहीं यहाँ पे रखा है और ये बोल दिया कि यार ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस तरीके का कुछ है ना, और इसका साइड ए है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसके कोऑर्डिनेट अगर लिख लें तो 0,0, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका साइड भी है, इसका साइड भी ए है, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0। अब इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो आपको ये मालूम है ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 है, और ये हाइट कितनी आती है, a√3/2। तो अगर हाइट आ गई तो ये ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a/2, a√3/2, और यहाँ पे कितना मास रखा, मान लो m रखा है, यहाँ पे कितना रखा है 2m रखा है, यहाँ पे कितना रखा है 3m रखा है। इस तरीके से मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप इसमें मान लीजिए कि ये वाला मास m1 है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे तुम्हारे x1 y1। जहाँ का मास m1 होगा वहाँ के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, जहाँ का मास m2 मानोगे वहाँ के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, और जहाँ पे आप m3 मानोगे वहाँ के कोऑर्डिनेट x3 y3 होंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसमें आसान सी चीज़ है, जैसे कि आपको एक्सीएम निकालना है यहाँ पर, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है क्या लगाना है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फॉर्मूला भी आपने सीखा है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखना शुरू करेंगे, तो m1 कितना है m, और x1 कितना है 0, तो 0 ही हो जाएगा। फिर m2 कितना है देखो 2m, और x2 कितना है a, m3 कितना है 3m, और x3 कितना है a/2, और यहाँ पे m प्लस 2m प्लस 3m कितना हो जाएगा 6m। और सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, a/2 है ना ये, हाँ ठीक है। अब ये और क्या हो सकता है सिंप्लीफाई, तो ये 2m है और ये 3/2, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ करके 7/2 है ना, तो 7/2 ma और 2 6m, तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 7/12a। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। अभी y कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट कर लेते हैं। m1 y1 तो 0 ही हो जाएगा, m2 y2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ y2 0 है, और m3 कितना हो जाएगा 3m, और y3 क्या हो जाएगा a√3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m। अभी इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3m a√3/2 इंटू 6m, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ऐसे करके आ जाएगा a√3/4। तो जो एक्सीएम कॉमा वाईसीएम हमने अभी निकाला है वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7/12a a√3/4। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? इस तरीके से सिंपली हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। एक दो छोटे मोटे सवाल जैसे और भी मिल जाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा आपके यहाँ पूछा नहीं जाता है। बहुत सिंपल सा सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, जैसे यहाँ पे 4 मास दे दिया जाए है ना, इस तरीके से अब इनका कुछ भी ऐसा मास रखा जाए, यहाँ पर मान लो रख दिया m, यहाँ पे 2m, यहाँ पे 4m, यहाँ पे 6m, इस तरीके से रख दिया। और अब ये स्क्वायर है मान लीजिए, तो अब इसमें भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 और फिर a,0, फिर 0,a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,a। अब आप मान लीजिए इसको आपने x1 y1 मान लिया, यहाँ x2/2 x3/3 x4/4, और फिर फटाफट फॉर्मूला लगाया और आपको आंसर मिल गया। तो मैं इसकी कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिख लिया है। इसके नीचे आप 2-4 लाइनें छोड़ दीजिएगा, 4-6 लाइनें इवन, और कैलकुलेशन अपना खुद करके देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग और आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए जो अगले टाइप के सवाल आते हैं वो आते हैं सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जैसे ये बेसिक फॉर्मूला पता है कि एक्सीएम किसके बराबर होता है, m1 x1
प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 mn(xn) अपॉन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको बोलते हैं, अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसी आधार पे इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। तो सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की बच्चों अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका सीधा सा फॉर्मूला बन करके आता है डेल्टा एक्सीएम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस डॉट 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 mn डेल्टा xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। इसमें एक स्पेशल केस भी होता है, इफ़ डेल्टा एक्सीएम इक्वल टू 0, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपका m1 डेल्टा x1 और m2 डेल्टा x2 इन सब का जो प्रोडक्ट का ये जो सम आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये भी 0 ही होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कई सवालों में यूज़ होती रहती है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा प्रश्न करके दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि 2 पार्टिकल्स हैं, एक का मास 2 kg है और दूसरे का मास 4 kg है। उनके बीच में कितना सेपरेशन है हमको नहीं पता है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है आपसे कि इफ़ 2 kg इज shifted towards left by 4 meter, then how, by what distance फोर kg should be shifted so that, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉइंट 1, सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड बाय 1 मीटर टूवर्ड्स राइट, और एक सवाल और बन सकता है कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इट्स प्लेस, मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शिफ्ट पैदा ना हो। सबको बात समझ में आ रही? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा जो कि इसी फॉर्मूले पर या इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब देखिए इसे करते कैसे। हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हमें पहले वाले में निकालना है सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड 1 मीटर टुवर्ड्स राइट। एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी आप इन सब फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखते हैं तो इसमें एक डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेना होता है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसका मतलब राइट का मतलब पॉजिटिव शिफ्ट है और लेफ्ट का मतलब नेगेटिव शिफ्ट है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड 1 मीटर टुवर्ड्स राइट, मतलब डेल्टा एक्सीएम कितना दिया हुआ है, +1 दे रखा है ना। इस पहले वाले केस में जो है डेल्टा एक्सीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है, +1 दे रखी है, +1 मीटर। अब वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। 1 इज इक्वल टू, अब देखिए m1 डेल्टा x1, m1 कितना है 2 kg। अब इसमें क्या कहा गया है, 2 kg शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट बाई 4 मीटर, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो कितना हो जाएगा, -4। ये 4 हो गया और इसके शिफ्ट के बारे में हमें आता पता नहीं है। और टोटल मास यहाँ पे अगर हम लिखें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 6 आ गया, यहाँ -8 आ गया, +4 डेल्टा x2 आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इसको क्या करें, इधर ले जाएं तो ये 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डेल्टा x2 हो जाएगा। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें बच्चों तो डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, 7/2 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को 4 kg वाले को 7/2 मीटर प्लस आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात ना सबको? ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन को पकड़ें, उसमें कह रहा है सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रहना, रेस्ट पे रहना, रिमेन्स एट इट्स प्लेस, सॉरी अपनी ही जगह पे रहना है, शिफ्ट नहीं होना है। इसका मतलब डेल्टा एक्सीएम मतलब शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा और तब कौन सा ये सीधे सीधे लग जाएगा m1 डेल्टा x1। तो m1 कितना है 2 kg, डेल्टा x1 कितना है -4 इज प्लस, उसके बाद m2 कितना है 4 kg, डेल्टा x2 वो हमें निकालना है। तो ऐसी स्थिति में 4 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 8, तो डेल्टा x2 कितना हो जाएगा 2 मीटर। मतलब अगर अब की बार 4 kg को 2 मीटर राइट में शिफ्ट कर दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों क्या होगा, अच्छा एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि आपका सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पे बना रहेगा। क्या इतनी बात सभी को अच्छे से क्लियर हो रही है? तो चलिए जल्दी से इसे कॉपी कर लें सभी लोग। जो लोग ऑनलाइन मोड में देख रहे हो वो स्क्रीन को पॉज करें और उसके बाद कॉपी करें। बाद जो अगले टाइप के प्रॉब्लम आते हैं आप लोगों के यहाँ वो है कि कोई सिस्टम 3D में दिया हुआ है, तो 3D सिस्टम को लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, बहुत सारे बनते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए। चलो ये लाइन ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि 5 पार्टिकल हैं, वो ऐसे देखिए ये एक पिरामिड का शेप है आपके सामने और ये इसका बेस एक स्क्वायर है। ये देखिए इसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, इसे रोम्बस मत समझ लीजिएगा, ये स्क्वायर बेस है, इसका हाइट h है और इसके कॉर्नर्स पे mm मास के पार्टिकल रखे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा और हमें इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस O से निकालना है। ये O पॉइंट क्या है, ये जो आपका स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, अब मान लो ये यहीं पे कट कर रहा है, उसका जो सेंटर है आप समझिए, ऐसे थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ फिगर को, थोड़ा अप्रॉक्स बना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है उसके ठीक ऊपर यहाँ पर एक मास रखा हुआ है और हमें इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3D में है और इसके लिए अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बनेगी, ध्यान रखिएगा। तो उससे बचने के लिए हम इसे चाहें तो लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे होता है। अगर आप ये देखें तो ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो ये mm मास के 4 पार्टिकल रखे हुए हैं, ऑब्वियसली इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, O पे आएगा। तो अगर हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें जिसमें एक मास यहाँ O पे रखा है और उसकी वैल्यू कितनी है 4m है, और दूसरा सिस्टम यहाँ पार्टिकल यहाँ पे रखा है जिसका मास m है और उसकी हाइट कितनी है h है, तो अब हम बहुत ही सरलता से इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, मान लीजिए कि ये हाइट हमें निकालनी है y या YCM, तो उसे कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अगर YCM निकालना है तो जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर यहाँ से डिस्टेंस दी है तो उससे अपोजिट साइड का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास और मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो ये कितना हो जाएगा h/5। मतलब बेस से या बेस का जो सेंटर है उससे h/5 हाइट पर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, लाई करेगा। अब आप देख रहे होंगे कि वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स 3D सिस्टम था, लेकिन हमने इस मेथड को यूज़ किया तो ये बहुत ही सिंपल लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया और जिसे हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूले की मदद से
सॉल्व कर दिया। आप लोगों को समझ में आ रही ना मेरी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ये तो इस तरीके के सवाल हो गए। इसके बाद फिर अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी में कौन कौन सी बॉडीज आ सकती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा पहले तो आ सकता है आपका यूनिफॉर्म रॉड। ये सब हमें लर्न ही करना है, इसको हमें कोई डिराइव नहीं करना है यहाँ पर बैठ करके। तो यूनिफॉर्म रॉड की अगर हम बात करें तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा बच्चों? आपको मालूम है मिड पॉइंट पर होगा। ये बात सभी को समझ में आती है। इसके अलावा मैं एक कॉमन फिगर बनाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या है, तो इसका ये जो भी है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास आपका सेंटर पर है, सीधे ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है। और ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? ये रिंग रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? डिस्क रिप्रेजेंट कर सकता है, और हॉलो स्फीयर रिप्रेजेंट कर सकता है। हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल, और क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? सॉलिड स्फीयर। ऐसा कुछ भी हो तो हम काम चला लेंगे इसी से, इसी फिगर से काम चला लेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बच्चों बात करें तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट हमारे से पूछा जा सकता है वो हो सकता है सर्कुलर आर्क। अब सर्कुलर आर्क के बारे में अगर हम लोग बात करें कि उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत आसान है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका आर्क है और ये आप अपने इस तरीके से इसको बनाया, और इवन आपने क्या किया, यहाँ पर एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर दी। सिमेट्रिकल लाइन मतलब एंगल बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो होगी इस तरीके से। अब यहाँ पर समझिएगा, ये एंगल मान लीजिए θ/2 है, ये एंगल θ/2 है, ये O है, और इसका सेंटर ऑफ मास C है। तो यहाँ पर जो आपका OC होगा वो बराबर हो जाएगा r sin θ/2 अपॉन θ/2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। r sin θ/2 अपॉन θ/2, जहाँ पे थीटा हमेशा रेडियन में मेजर होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ डिनोमिनेटर में डिग्री में लिख दिया सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे r क्या है? r इस सर्कुलर आर्क की रेडियस है। इसी से अगर हम चाहें तो सेमी सर्किल का भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब जरा इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर यह एंगल बाइसेक्टिंग लाइन है, ये O है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो सकता है। तो यहाँ पर थीटा कितना है बच्चों? पूरा एंगल 180 पाई है। तो अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें तो r sin π/2 अपॉन π/2, तो ये हो गया 2r अपॉन पाई। तो इस तरीके से हम लोग सेमी सर्किल का भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोन की बात करें हम लोग, है ना। तो कोन में क्या होता है? कोन में आपका अगर दो केस आते, एक तो हॉलो कोन है, तो अगर ये हॉलो कोन है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा OC वो कितना होता है बच्चों? h/3 पे होता है, ठीक है ना। जहाँ पे h क्या है? इस कोन की हाइट है। ऐसे ही अगर हम इसी को बोले कि ये नहीं यार ये तो सॉलिड कोन है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा OC वो क्या हो जाएगा? h/4 पे। और भी है 2-4 फार्मूले, लेकिन मुद्दा ये है कि उसका तुम्हारे यहाँ कोई आता वाता नहीं है कुछ, तो ये ऐसे 1-2 एक्स्ट्रा बता दिया। अदरवाइज यहाँ तक भी आपको पता है सेमी सर्किल तो आपके लिए सफिशिएंट है, इसका ध्यान रखिएगा। सॉरी। इसके बाद जो अगला पॉइंट इसी में आता है कि आप किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास खुद इंटीग्रेट करके कैसे निकालोगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ जगह छोड़ रखी है। फॉर्मूले जो होते हैं वो होता है, एक तो एक्सीएम हो जाएगा इंटीग्रल XDM, अभी मैं इसका एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। ऐसे ही अगर हमें YCM निकालना है बच्चों तो क्या हो जाएगा? YDM इंटीग्रल DM, और ऐसे ही ZCM हो जाएगा इंटीग्रल ZDM अपॉन DM। तो इस तरीके से अगर हम ये अलग अलग एक्सिस पे इसको इंटीग्रेट करें
तो हमें इस तरीके की किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं। तो हम एक आधा बेसिक एग्जाम्पल जो आपके यहाँ आने में की कुछ उम्मीद है वो मैं अभी करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसे जल्दी से कॉपी करिए। अगला आता है पॉइंट सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। इस तरीके का सवाल है, देखिएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। इसका एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्फीयर है और वो किसी सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है और सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इसका रेडियस भी आर ले रखा है और इसकी हाइट भी आर ले, देखने में भले आर ना लगे लेकिन मान लो है। और हमें फ़िलहाल इसके सेंटर से, इसको हम ओरिजिन लेके चलने, ध्यान रखिएगा, जहाँ से भी पूछा जाए कि भाई यहाँ से आप सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ पर होगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसी को क्या माना करिए, हमेशा आप ओरिजिन माना करिए। तो आपने इसी को ओरिजिन मान लिया है, तो उस आधार पे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा ज़रा देखिए, r/2 पे होगा, है ना। थोड़ा आसान करने के लिए इसे 2r ले लेते हैं, तो ये r पे हो गया और ये 2r हो गया और ये इधर, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया 3r। तो ये 3r, 0 एंड r, 0 यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया इनका। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ से हाइट निकालने पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की। ये भी एक 3D सिस्टम है जिसे कि हम लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यार इनका मास कितना होगा, तो अगर हम ये मान लें कि लेट मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, रो है, तो इसका मास अगर m1 ले लें और इसका मास हम क्या ले लें, m2 ले लें, तो m1 क्या हो जाएगा पाई r² और s की जगह कितना है 2r, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r³ इसका मास। और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रो से, डेंसिटी से ना, रो, तो यहाँ पे रो कर लीजिए। और m2 कितना हो जाएगा, डेंसिटी और वॉल्यूम है 4/3 पाई r³, तो ये कुल मिला करके m2 हो गया। अब देखिएगा ज़रा, जब हम यहाँ पे मान लीजिए RCM निकालते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस नापते हैं, तो देखिए ये यहाँ से r डिस्टेंस पे है तो m1r, m2 यहाँ से 3r डिस्टेंस पे है तो m2 3r डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है 2 पाई r³ रो, 2 पाई r³ रो इंटू r, और m2 कितना है, m2 देखिए 4/3 पाई r³ इंटू रो इंटू कितना है 3r अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा देखिए ज़रा, वो हो जाएगा 2 पाई r³ रो प्लस 4/3 पाई r³ रो। अब देखिए पाई r³ रो, ये तीन ऐसे हैं जो हर जगह कैंसिल हो रहे हैं ना, देखो पाई r³ रो, पाई r³ रो, पाई r³ रो और पाई r³ रो, इतना सब कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर में कितना, 3 दूनी 6 और 6 4 10, ऐसे ही ना 10/3, और ऊपर क्या बचा देखो ज़रा, ऊपर बचा 2r और ये 3 से 3 कट गया है ना, तो कितना बचा 4r 6r, 3 कट गया 4 और 6r, ठीक है 6r बचा। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये 3 पलट के ऊपर चला गया, 10 हो गया, r हो गया, 2 से काट दें इसको, क्या देखो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा, हाँ ठीक है 6/5, अच्छा सॉरी 9/5 r, ठीक कहा आपने। तो इससे हमें क्या पता चला गया कि ये सेंटर से 9/5 r डिस्टेंस पर होगा।
मतलब ये बता सकते हो कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये सिलेंडर के अंदर लाई करेगा या स्फीयर के अंदर? सिलेंडर के अंदर, क्योंकि सिलेंडर की हाइट कितनी है 2r है, जबकि ये 1.8r के आसपास है, या 1.8r ही है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में आप इवन आपसे हो सकता है सिर्फ यही सवाल पूछ लिया जाए कि ये लाई कहाँ करेगा, बाउंड्री पे लाई करेगा, सिलेंडर के अंदर लाई करेगा, स्फीयर के अंदर लाई करेगा, या बाहर लाई करेगा, है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन वो आपसे घुमा करके पूछ सकते हैं। तो एक तो देखो सवाल इस तरीके के 3D पे आते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज, और एक आता है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज। अब ये क्या है, ट्रंकेटेड मतलब कटी पिटी इस टाइप की अगर हो तो कैसे करेंगे, जरा आप इस टाइप को भी देख लो तो इस टाइप का पूरा सेट खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं हम लोग कि एक डिस्क है, क्या है बच्चों, डिस्क है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस डिस्क में क्या है, हमने एक छोटी डिस्क काट ली है, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान रखने के लिए रेडियस को यहाँ पे 2r ले लिया है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो ये सब है सिस्टम। अब इसके सवालों को करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा समझिएगा। पहले तो आप क्या करिए, उस बॉडी का मास निकालिए जिसमें से ये डिस्क कट करी जानी है, अभी करी नहीं की है, करी जानी है। तो उसका मास अगर m1 ले लिया जाए बच्चों, तो m1 कितना हो जाता है, m1 हो जाएगा पाई इंटू 2r² इंटू सिग्मा, सिग्मा है यूनिट एरिया का मास, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई r² सिग्मा। फिर जिस बॉडी को कट किया गया है उसका मास देख लेते हैं। तो पहली बात तो जो चीज़ कट की जाएगी उसका मास हमेशा निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, एकदम दिमाग में क्लियर रखना। तो माइनस लिखा, पाई लिखा, r² लिखा, सिग्मा लिखा। अगर इसका मास हम m मान ले तो ध्यान से देखिए इसका मास 4m हो जाएगा। वैसे भी आपको मालूम है कि जितना भी सरफेस पे एरिया होता है उसका एरिया जो आपका डायमेंशन का स्क्वायर है उसके हिसाब से चेंज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे डायमेंशन का स्क्वायर, यहाँ पे भाई रेडियस डबल थी तो मास ऑब्वियसली कितना होना था, 4 गुना था। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। हम फिलहाल यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हमने इसी को क्या मान रखा है, ओरिजिन। हमने फॉर्मूला लगाया XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब समझिएगा, यहाँ पर ये जो बड़ी वाली डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है, तो जब इसके सेंटर ऑफ मास की यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो 0 ही आएगी, तो m1x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m2 हमने कितना ले रखा है, -m ले रखा है, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में है, ध्यान रखिएगा। इस दिशा में जो दूरी है पॉजिटिव होती है और इस दिशा में जो दूरी होती है तो वो पॉजिटिव हो गई, तो प्लस r हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, m1 कितना है 4m और m2 कितना है -m। सिंप्लीफाई करेंगे तो सब कट कटा के -r/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग ट्रंकेटेड बॉडीज़ के लिए भी काम कर सकते हैं। अब जैसे डिस्क था, सिमिलरली हम लोग अगर चाहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसे आपको स्वयं लगा के देखना है। अगर हम क्या करें, एक सॉलिड स्फीयर ले लें, सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखिएगा, डिस्क मत समझ लीजिएगा, और इसमें से हम ऐसा ही कुछ कट कर देते हैं। इसमें भी हम रेडियस को वही 2r ले लेते हैं। अब मैं आपको सिर्फ सिंपली हिंट दे रहा हूँ। तो इसका मास कितना है मान लो, या जो डिस्क जो स्फीयर कट करके निकाला जा रहा है उसका मास अगर m है, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेडियस कितनी हो रही, 2 गुनी, तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 पे क्यूब लगेगा 8। आप वैसे भी निकाल सकते हो जैसे वहाँ किया था, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो चीज़ कट किया उसका मास क्या हो गया, नेगेटिव। अब फिर से आप ये सारा का सारा कहानी क्या रख रहे हो, इसमें रखोगे इस फॉर्मूले में, और आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही, फ़र्क सिर्फ किसका है, मास का है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ भी कैलकुलेट कर पा रहे हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ध्यान से कान खोल के सुनिए, आप ये देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा, माइनस में आ रहा। माइनस का मतलब किधर शिफ्ट हो रहा सेंटर ऑफ मास, इधर। मतलब जिधर से बॉडी को कट किया जाता है सेंटर ऑफ मास उससे विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इसे आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि मतलब जिधर भी कैविटी क्रिएट की जाती है सेंटर ऑफ मास उससे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अगर कैविटी को
लेफ्ट में क्रिएट करोगे तो सेंटर ऑफ मास राइट में शिफ्ट होगा। इसी पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, वो भी सुनिएगा। अगर कोई भी बॉडी गिवन है और दो कैविटी क्रिएट किए जाए और बोथ आर सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ इसे अपनी कॉपी में लिखना भी है आपको, ताकि रिवीजन में ये बातें फ्रिक्वेंटली चलती रहे आपके दिमाग में। चलिए जल्दी से कॉपी करिए, डू इट फास्ट। इसके बाद एक और सवाल बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक रॉड है, इस तरीके से ओरिजिन पे पड़ी हुई है और ये एक यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये ओरिजिन है फिलहाल, और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही, जैसे कि जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे इसका लीनियर मास डेंसिटी वेरी करेगा। हाँ, इसका रॉड का टोटल लेंथ एल दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम। तो अब ये सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट होगा, इसको ज़रा देख लीजिए। ऐसा सवाल आ सकता है, बहुत आसान तरीका होता है इसका। इसमें आप एक छोटा सा पहले मास एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जिसकी हम थिकनेस कुछ लेते हैं, मान लीजिए कि dx ले ली, और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, x हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब देखिएगा, आपको पता है यूनिट लेंथ का मास ऑफ यूनिट लेंथ वो कितना है, देखिए लैम्डा है। तो मास ऑफ dx लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा dx, और इसी को क्या बोलते हैं, dm बोलते हैं। अब देखिए, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, kx स्क्वायर है। अब हमारे को यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका निकालने का, एक्सियम का, x dm इंटीग्रेट करो 0 से लेके जहाँ तक है रॉड, फिर dm इंटीग्रेट करो 0 से जहाँ तक है रॉड। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे dm की वैल्यू kx स्क्वायर dx है, x मल्टीप्लाई करेगा तो kx क्यूब dx हो जाएगी, और यहाँ पे 0 से l kx स्क्वायर dx, k कॉमन लेके हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4/4, लिमिट लगेगी 0 से l, और ये x क्यूब बाई 3/3, लिमिट लगेगी 0 से l, और जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 3/4l। ये इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 3l/4 डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से किसी वेरिएबल मास सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो हम यहाँ इंटीग्रेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तुम्हारे में नहीं बनते, तो वो सबसे बेसिक सवाल आ सकता है उस पर, वो यही आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल था आपके लिए। चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए, अगर हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ऐसी परिस्थिति में आपको मालूम है कि RCM का फॉर्मूला क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन प्लस mnrn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ये होता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला। अब इसी को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज m1v1 प्लस m2v2 प्लस mnvn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ऐसे ही अगर हम लोग इसे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 प्लस mnan अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अभी अभी जो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं इससे संबंधित वो निकाल ली। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिएगा, हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें एक्सेलरेशन वाले को, तो हमारे को एक रिजल्ट मिलता है। वो क्या मिलता है, वो मिलता है कि जो आपका एफनेट है, आप ऐसे समझिए, एफनेट क्या होता है, एफनेट आपका होता है सीधे सीधे
m टोटल मास, m टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या फिर एफ नेट को हम लिख सकते हैं m टोटल, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं dVcm ओवर dt। अब देखिएगा, इफ़ एफ नेट इक्वल टू 0, अगर नेट फोर्स 0 हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, ऐसी स्थिति में आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब जितने भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं उन सब के मोमेंटम का जो वेक्टर सम होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, और यही आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है इन द केस ऑफ सेंटर ऑफ मास। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से कॉपी करें। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट इसमें आता है वो एक बड़ा ही कॉमन सा प्रॉब्लम में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि कहेंगे कि एक तुम्हारा पुली है मासलेस, और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास 4m है, और एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास 2m है, और वो ऐसा है, आपका लाइट थ्रेड है, फ्रिक्शनलेस पुली है, सब चीज़ें आपको दी हुई हैं, और ऑब्वियसली ये इसका वेट 4mg नीचे लग रहा होगा, इसका 2mg लग रहा होगा, बाकी और भी इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस दिखाए जा सकते हैं, हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछेंगे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत ही सिंपल सा सवाल। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इंडिविजुअल, भाई ये मालूम है एक सेक्शन से नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, हमने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपवर्ड को क्या ले लिया, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स 4mg माइनस 2mg अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 6m। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4mg अपॉन 6m। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2g/3 आ रहा है आई थिंक ना। तो ये हमने एक्सेलरेशन निकाले जिससे कि 4m ब्लॉक नीचे और 2m ब्लॉक ऊपर जाएगा। सॉरी, ठीक है, आप लोग एकदम अच्छी बातें कर रहे हैं। अब इधर देखिए, ठीक है अभी, हाँ। अब ध्यान से देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या हो जाता है, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है, और ये किधर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो इसका मास कितना है 4m, और एक्सेलरेशन एक ही वैल्यू कितनी है g/3। इसका मास कितना है 2m, और इसका एक्सेलरेशन कितना है -g/3, क्योंकि अपर डायरेक्शन आपने क्या ले रखा है, बस यही ध्यान रखिएगा, यहाँ गड़बड़ मत करिएगा। और उसके बाद फिर क्या करते, फिर हम अपना 4m प्लस 2m लिखते हैं, g/3 कॉमन ले लेते हैं, 4m में से 2m निकल गया, 2m बचा, यहाँ 6m बचा, m से m काटा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये कितना आ रहा है g/9। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास g/9 से नीचे को जा रहा है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड ले रखा है, इसलिए ये डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है? एक तो इस तरीके का बहुत अच्छा सवाल आता है। दूसरा एक सवाल और आता है, जैसे कि बोलेंगे कि ये मान लो नदी का किनारा है और यहाँ पर एक प्लैंक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बच्चों? प्लैंक। नदी है एकदम, जो भी है, पानी यहाँ भरा हुआ है एकदम, और यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हुए हैं, और ये भाई साहब हैं 50 किलो के, और ये पटरा जो है वो 20 किलो का है। चलो पटरी की लंबाई ले लेते हैं 10 मीटर, प्लैंक मतलब पटरा, समझ गया ना तुम लोग? अभी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अभी यहाँ पर हम लोगों को ये पता लगाना है when person reach on the other end of plank, then it is then by how much distance
पर्सन इज फार फ्रॉम बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर से वो कितना दूर रह जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही सबको? प्रश्न मैंने जो पूछा, मैंने ये पूछा कि अगर ये इधर को चलना शुरू करे और पटरे पे आखिरी तक पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति में वो अभी इस किनारे से कितना दूर रह जाएगा। तो देखने में लग रहा है दूर क्यों रह जाएगा, यहाँ से चलेगा वहाँ पहुँच जाएगा, तो किनारे पहुँच जाएगा, दूर थोड़ी रह जाएगा, लेकिन रह जाएगा क्योंकि ये पटरा यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना? आपने देखा होगा जब भी आप कभी नाव से किनारे उतर रहे होते हैं तो नाव वाला नाव को अच्छे से पकड़ के रखता है, अदरवाइज जब आप ट्रेवल करोगे ना आगे को तो नाव पीछे चली जाएगी और आप किनारे तक नहीं पहुंचोगे। यहाँ तो किसी ने पकड़ा नहीं है, तो ये भाई साहब किधर शिफ्ट होने वाला है, पीछे शिफ्ट होने वाला, ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज़ को हमें पता लगाने कि ये कितना शॉर्ट रह जाएगा, अब यहाँ से उसको जंप करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो पहले हम ये कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं, जैसे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस वाले को क्या मान लेते हैं, निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को? शाबाश। तो अब देखिए सवाल को कैसे करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। आप पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, हम कॉन्सेप्ट क्या लगाने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे शुरू में सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पर है। तो देखो पटरा भी खड़ा हुआ है, इंसान भी खड़ा हुआ है, तो मतलब रेस्ट, सब रेस्ट पर ही है। अच्छा, और क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? वेट mg लगेगा, नॉर्मल एक्शन लगेगा, लेकिन ये सब के सब किस दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट आने वाला, इस कारण से डेल्टा एक्सियम हम क्या ले सकते हैं, 0। याद आ रहा है डेल्टा एक्सियम 0 पे मैंने क्या बताया था? हाँ, डेल्टा एक्सियम जब 0 होता है बच्चों तो हम लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू, अच्छा ये बात तो पक्की है कि जब तुम इधर जाओगे तो सेंटर ऑफ मास किधर भागेगा, पीछे ही भागेगा। तो हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ मास इस दिशा में जा रहा है बाई एक्स, तो लेट सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड टुवर्ड्स, किधर जा रहा है, ये तो राइट होता है ना, टुवर्ड्स राइट बाई एक्स। एक्स डिस्टेंस से किधर को जा रहा है बच्चों, राइट में जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्यों घूर रहे हो, इधर देखो तो लेट सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाई एक्स। तो ठीक है, अब ये बंदा तो इधर आया, अब देखो समझो ये 10 मीटर का है और मान लो ये पटरा किधर को शिफ्ट हुआ, इधर को शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, x शिफ्ट हुआ, और ये पटरा है कितने किलो का, 20 किलो का है। तो ऐसी स्थिति में 20 प्लस एक्स, डेल्टा एक्स इसका क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। अच्छा इंसान की बात कर लो यार, इंसान -10 किधर आता है, इधर आता है, लेकिन पटरा x पीछे चलाता है, तो फाइनली इंसान कितना इधर आया, -10 प्लस एक्स। तो साइन का ध्यान रखना, तो 50 -10 और प्लस एक्स। अब इस और इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 0 हटा दो यहाँ से पूरे से, तो 2x -50 प्लस 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7x इज इक्वल टू 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50/7 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये पटरा पीछे की तरफ कितना शिफ्ट हो जाएगा, 50/7 मीटर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये लगभग 7 मीटर से शॉर्ट रह जाएगा, बहुत लंबी जंप करनी पड़ेगी, कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई कन्फ्यूजन है किसी बच्चे को? नहीं ना? ठीक है, इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को जब भी लगाएगा तो ये कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा, आपने कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखा है, कौन सा नेगेटिव मान रखा है, और जितने भी शिफ्ट लिखे गए सब के सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखे गए। जैसे पटरा एक्स शिफ्ट हुआ किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये पर्सन वैसे पटरे के रिस्पेक्ट में तो 10 मीटर शिफ्ट हुआ था, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हो जाएगा, -10 प्लस एक्स। इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, कॉपी करिए। कैलकुलेशन इशू है? हाँ, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या, देख ले रहे, 0 खत्म हो गया और -50, तो फिर क्या गड़बड़ है? ठीक है, ओके, नहीं ये प्लैंक होगा, सॉरी, लेट प्लैंक इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट बाई एक्स। तभी तो मैं कह रहा था घूर क्यों रहे हो, बताओ तो चलो जल्दी कॉपी करो। ठीक है,
देखिए ध्यान से। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम आते हैं ब्लास्ट पर बेस्ड, बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कोई बॉम्ब है जो कि ब्लास्ट करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 भागों में ब्लास्ट करता है, तीनों भागों का मास m और m था। ये रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट, और फिर ब्लास्ट कर रहा है। आपको मालूम है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका ये टुकड़ा ईस्ट डायरेक्शन में भाग रहा है विद वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। ये टुकड़ा साउथ डायरेक्शन में भाग रहा अगेन विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। आपको ये पता लगाना है कि ये टुकड़ा किस रफ्तार से किस दिशा में भागेगा। समझ रहे हो ना? अब सीधा सा फंडा समझो। शुरू में सेंटर ऑफ मास क्या था? रेस्ट पर था, बाद में भी रेस्ट पर होगा। तो VCM क्या है? पहले 0 था तो बाद में भी बदलेगा तो नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 ये सब मिलके क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब m1 इसका मास मान लो ये m1 है, m2 m3 है, ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 है और ये मान लो m3। तो अभी m1 का मास तो m हो गया और वेलोसिटी इस दिशा में x एक्सिस हो गया ना, 10 i कैप। याद है ना यूनिट वेक्टर की कहानी? m2 क्या करना है जरा देखो, m2 हो जाएगा तुम्हारा m और इसकी वेलोसिटी क्या है देखो जरा, कितना हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में बोलो? -10 j कैप। और तुम्हारा और क्या हो जाएगा? m3 क्या हो जाएगा? m और v3 निकालना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ध्यान से देखें तो v3 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? देखिए कितना आसान तरीके से आ रहा है, -10 i कैप प्लस 10 j कैप का। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव x और पॉजिटिव y के एकदम बीच में, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या आ गया? अब देख रहे हो इस तरीके से लिखते ही कोई तुमने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करी, कोई फालतू बवाल नहीं, ठीक है ना? और आपका डायरेक्शन पता चल गया कि ये नॉर्थ वेस्ट में होगा। और साथ ही साथ एंगल अगर निकालना है tan अल्फा, अब एंगल क्या निकालना है वो तो हो ही गया। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो सीधे सीधे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 10√2 मीटर प्रति सेकेंड। काम खत्म। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? कोई दुविधा तो नहीं किसी को? देख भाई एक सवाल तो ऐसे आता है ब्लास्ट पे बेस्ड, एक और धमाके का सवाल आता है। मान लो थोड़ी देर के लिए किसी ने ऐसे करके ऐसे बम फेंका, बम फेंकते ना, देखते नहीं ऐसे हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है यूँ। भाई ने फेंका, जब टॉप पे पहुंच गया ना तो हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट कर गया और खेल क्या हुआ कि वो 2 टुकड़ों में ब्लास्ट हुआ, एक m मास का और एक 2m मास का। और जो m मास का था वो रिट्रेस कर गया और भैया को ही उड़ा दिया, जो फेंके थे वही गए। तो ये पूछा जा रहा है कि ये दूसरे वाले भाई साहब जो है ना, दूसरे वाले भाई साहब ये कहाँ जाके गिरेंगे? यू हैव टू फाइंड दिस। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट हम इसे एक लाइन में सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं। एक लाइन में कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। देखिए अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया है ना, तो चाहे कोई धमाका पटाखा कुछ हो जाए, सेंटर ऑफ मास अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जितने भी धमाके हो रहे हैं उसमें जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसमें से कोई भी एक्सटर्नल नहीं होता, सारे इंटरनल फोर्सेस होते हैं। और इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, मोशन, इनमें से किसी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भाई साहब अभी भी जहाँ गिरने वाला था वहीं गिरेगा। और मान लो इन्होंने जिस तरीके से फेंका था, मान लो जिस तरीके से फेंका था उस हिसाब से इसकी जो रेंज है वो कितनी आने वाली थी? R आने वाली थी। रेंज दे रखी थी भाई, उन्होंने जब फेंका था तो कैलकुलेट करके फेंका था ना, इतनी दूर जाके गिरेगा, तो रेंज गिवन थी उनको। अब पता लगाना है कि दूसरा टुकड़ा कहाँ जाके गिरा। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये डिस्टेंस कितनी है? x से। यहाँ पे कितना मास आने वाला है? m आने वाला है। यहाँ पे कितना मास आने वाला है?
2m आने वाला है। ये सेंटर ऑफ मास है, कौन सा लगा दें, m1r1 बराबर m2r2। अरे ये मास यहाँ पर, ये मास यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो m1r1 बराबर m2r2। सिंपल सी बात है। तो m ये लग गया, r ये लग गया, m2 ये लग गया, r ये लग गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, r/2। तो ऐसी कंडीशन में फ्रॉम सेंटर या फ्रॉम ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो वो कितनी हो जाएगी, 3r/2। इसका मतलब अगर ये 100 मीटर दिया है तो ओरिजिन से कहाँ पे गिरेगा, 150 मीटर पे गिरेगा दूसरा टुकड़ा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसे अगर हम इस मेथड से नहीं लगाते तो हमें इसमें अच्छा खासा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली सब कहानी लगानी पड़ती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी पड़ती और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट और दुनिया भर के कैलकुलेशंस इंक्लूड हो जाते। लेकिन अगर हम इस मेथड को यूज़ करें तो ये सीधे सीधे एक लाइन में सॉल्व हो रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई दुविधा है किसी के मन में? छापो, शुरू हो जाओ। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम आता है, ट्रॉली प्रॉब्लम। इस पे भी सवाल आ जाते हैं। अब ये ट्रॉली प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मान लो एक ट्रॉली है, और ये v0 स्पीड से चल रही है, उस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसका मास m है और ट्रॉली का मास कैपिटल M है। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v0। और उसके बाद भाई साहब क्या होते हैं, कूद पड़ते हैं। तो जब ये कूदते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रॉली, जब ये कूदते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये होगा, ऐसे कूदते देखो एकदम स्टाइल से, ये समझ रहे हो, एकदम सुपर हीरो। तो जब ये ऐसे भाई साहब कूदते हैं तो मान लो ये निकल लेते हैं v1 इस वेलोसिटी से और ये भी निकल लेती है v2 वेलोसिटी से, मास तो सबके अभी भी वही है। तो ऐसी स्थिति में फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv1 प्लस mv2। और आपको मालूम है कि एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एटलीस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v0 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। अब इसके बाद क्या हुआ, हाँ ये हो गया ख़त्म सवाल। अब इसी में एक और चीज़ बन सकती है, इफ़ v0 इक्वल टू 0, मान लो शुरू में ट्रॉली रेस्ट पे रही हो, तब क्या करोगे। तो अगर ट्रॉली शुरू में रेस्ट पे रही हो तो mv1 प्लस mv2 को हम क्या रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। इतना समझ में आ गया। इसमें ध्यान रखिएगा, ऑल वेलोसिटीज आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v1 v2 एंड v0 ऑल आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल v1 v2 एंड v0 आर गिवन क्या, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई दुविधा है किसी के मन में? एकदम क्लियर है बातें? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये एक तो ट्रॉली प्रॉब्लम हो गई, और इस पे एक सवाल और कुछ बना सकते हैं भाई, रिकॉइल ऑफ गन, ये भी बेकार। इसमें अब क्या है, अब रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है, अब कोई ऐसा तो होता नहीं कि गन लेके दौड़ रहा होगा फिर गोली मारेगा, ऐसे दौड़ता दौड़ता ऐसा, तो उसमें ये v0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो रिकॉइल ऑफ गन भी सीधे सीधे मास ऑफ बुलेट इंटू v1 प्लस मास ऑफ गन इंटू v2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारा रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकल आता है। इतनी बात समझ में आ गई? ख़त्म। सेंटर ऑफ मास में इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतनी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए, आपका सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छे से तैयार हो गया। कोई भी सवाल आप चुटकियों में करोगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैंने सारे फॉर्मूले, सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सब कुछ कंप्लीटली कवर कर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, बाकी इसकी जो वर्कशीट मिलेगी वो आप सभी लोग कर डालेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी कॉपी करिए। और अभी हम लोगों का जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा रोटेशनल मोशन पे, ठीक है ना बच्चों। तो उस पर बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है, 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं रोटेशनल मोशन से। तो सभी लोग उस वीडियो को अटेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।